आप सभी का स्वागत है हमारे क्लासेस में। और आज हम करने वाले हैं क्लास 12th का चैप्टर नंबर 1 का शीत युद्ध का दौर, जो कि कुछ महत्वपूर्ण जो इसमें बातें हैं वो हम सीखते हैं। आइए। शीत युद्ध 1945 से 1990 के बीच हुआ था। लगभग यह 45 साल तक हुआ था और 1990 में सोवियत संघ की विघटन हो जाने के कारण वह शीत युद्ध खत्म हो गया था। शीत युद्ध दो महादेशों के बीच में हुआ था, जो पहला है अमेरिका और दूसरा सोवियत संघ, जिसे अमेरिका यूएसए के नाम से जाना जाता था और सोवियत संघ यूएसएसआर के नाम से जाना जाता था। इनके बीच में कुछ विचारधाराएं थी, जैसे अमेरिका का पूंजीवाद और उदारवाद और लोकतंत्र। सोवियत संघ साम्यवाद और समाजवाद के समर्थन में थे। शीत युद्ध के होने का एक मुख्य कारण विचारात्मक मतभेद ही था। दोनों देश अलग अलग विचार को समर्थन करते थे, उसके अनुसार व्यवस्था को चलाते थे। इसी मतभेद के कारण शीत युद्ध हुआ। शीत युद्ध होने से विश्व दो हिस्सों में बंट गया, पहली दुनिया और दूसरी दुनिया। पहली दुनिया अमेरिका यूएसए को कहा जाता था और दूसरी दुनिया सोवियत संघ को कहा जाता था। पहली दुनिया उन देशों को कहा जाता था जो यूएसए अमेरिका के साथ थे, और दूसरी दुनिया उस देश को कहा जाता था जो सोवियत संघ के साथ थे। तीसरी दुनिया गुट निरपेक्ष दुनिया थी, उसके बारे में अगले वीडियो में पढ़ेंगे। दोनों महाशक्तियों द्वारा अपनी अपनी विचारधाराओं को प्रभावी रूप से आगे बढ़ाने के लिए, ये दिखाने के लिए तथा दूसरे देश को दिखाने के लिए कि हमारा विचारधारा उससे ज़्यादा अच्छा है, इसके साथ कुछ गठबंधन बनाए गए, जैसे अमेरिका के साथ नाटो, सीटो और सेंटो, और सोवियत संघ के साथ वर्सा पैक्ट। तो चलिए कि विचारधाराओं के बारे में बात करते हैं। जैसा कि हमने देखा, अमेरिका का पूंजीवाद, उदारवाद, लोकतंत्र का समर्थक करते थे, और दूसरी तरफ सोवियत संघ साम्यवाद और समाजवाद के समर्थक था। आखिरकार ये विचारधारा थी क्या? सबसे पहले हम बात करते हैं पूंजीवाद के बारे में। पूंजीवाद के अंतर्गत एक देश के सभी उत्पादन संबंधित फैसले, जैसे क्या उत्पादन करे, कैसे उत्पादन करे, कितना उत्पादन करे, फैसले लेने का अधिकार सामान्य जनता के हाथ में होता है। दूसरे शब्दों में देश के निजी क्षेत्र पूरी तरह स्वतंत्र होता है। वहाँ की जो अपनी निजी कंपनियां बना सकते हैं और अपना कोई भी रोजगार खोल सकते हैं। इसके उलट बिल्कुल समाजवाद के अंतर्गत इस व्यवस्था में एक देश के सभी उत्पादन संबंधित फैसले लेने का अधिकार मुख्य रूप से सरकार के हाथ में होता है। जो यहाँ के जितने भी फैसले होते हैं वो सरकार लेते हैं, और निजी क्षेत्र या पूरी तरह अनुपस्थित होते हैं। और यहाँ पे जो निजी कंपनियाँ होती हैं वो बिल्कुल नहीं होती है, या होती भी है फिर सरकार के अनुसार कार्य करता है। और जो कंपनियाँ होती हैं वो सरकार के ही द्वारा की गई नियमों को पालन करते हैं और कार्य करते हैं। अगर हम बात करें अगली विचारधारा की, उदारवाद के बारे में। उदारवाद का मतलब होता है व्यवस्था को उदार बनाना। उदार बनाने का मतलब फ्री बनाना। कहने का मतलब कि ऐसी व्यवस्था जिसके अंतर्गत प्रत्येक व्यक्ति अधिक से अधिक स्वतंत्रता प्रदान करने के प्रयास किए जाते हैं। और इसके बिल्कुल अपोजिट साम्यवाद के अंतर्गत ऐसी व्यवस्था जो समानता पर आधारित, जहां सभी लोग समान अधिकार प्रदान किए जाते हैं, परंतु यह स्वतंत्रता से कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं। और तीसरा है लोकतंत्र। लोकतांत्रिक व्यवस्था में सामान्य जनता द्वारा अपने शासकों का चुनाव स्वयं किया जाता है। यानी शासक जो होता है, सरकार होता है, तो लोकतंत्र में खुद चुनते हैं और सरकार जनता पर शासन करती है। आइए हम बात करते हैं कि शीत युद्ध एग्जैक्टली होता क्या है और इसको हम अपने शब्दों में कैसे एक्सप्लेन करें। शीत युद्ध किससे अभिप्राय एक ऐसे स्थिति से है जिसमें दो देशों के बीच रक्त रंजित, यानी आमने सामने लड़ाई तो नहीं होती है, पर जो विचारधारात्मक लड़ाई वो जरूर होती है। दूसरे शब्दों में दोनों महाशक्तियों युद्ध के अलावा अलग अलग तरीकों, गठबंधन बनाकर हथियारों के निर्माण द्वारा से खुद को एक दूसरे से बेहतर साबित करने का प्रयास करती है, और अप्रोच के तर्क के कारण युद्ध करने का खतरा मोल नहीं लेती है। अब हम इसमें बात करते हैं, सोचने वाली बात है कि दोनों युद्ध करते हैं, परंतु इन दोनों को एक दूसरे की हानि क्यों नहीं होता है। ये इनके आखिरकार ये दोनों जो महाशक्तियाँ सामने आकर युद्ध क्यों नहीं की, इसके पीछे का एक कारण है
आइए वो अप्रोध के अंतर्गत इसमें दोनों देश आपस में युद्ध करने का खतरा नहीं लेते थे, क्योंकि वो दोनों देश जानते थे कि युद्ध करने से किसी को भी फायदा नहीं होगा और शायद युद्ध होने के बाद किसी के लिए कुछ भी नहीं बचेगा। इसीलिए ये दोनों आमने सामने युद्ध नहीं करते थे। हम लिख सकते हैं कि अप्रोध का तर्क वह स्थिति है जिसमें दोनों देश आपस में युद्ध करने का खतरा नहीं लेते थे, क्योंकि दोनों देश के बहुत शक्तिशाली होते हैं और युद्ध के बाद होने वाली हानि को उठाना नहीं चाहते थे। शीत युद्ध की वजह से विश्व पर क्या प्रभाव पड़ा? विश्व के अंदर दो विश्व का शुरुआत हुआ, दो ध्रुवीयता का उदय हुआ। दो ध्रुवीयता का उदय का मतलब होता है शक्तियों का केंद्र। जब विश्व के शक्तियों का अलग अलग केंद्र बन जाता है तो ऐसे परिस्थितियों में दो ध्रुव्य कहलाता है, दो ध्रुव्य कहा जाता है। अपने आसान शब्दों में कहें तो वह स्थिति जब विश्व के शक्ति का दो केंद्र हो या दो केंद्र में बांटा जाता हो तो दो ध्रुव्यता कहलाता है। दोनों महाशक्तियों ने अपनी अपनी विचारधाराओं को अच्छा दिखाने के लिए कुछ संधि संगठन का निर्माण किया। जैसे कि हमने देखा 3 सैन्य संधि थे, नाटो, सीटो, सेंटो और सोवियत संघ का वर्सा पैक्ट। अमेरिका द्वारा सबसे पहले बनाए गए नाटो संधि को नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन, जो 4 अप्रैल 1949 में बना था। इसका उद्देश्य था एक दूसरे को मदद करेंगे और सभी सदस्य मिलजुल कर रहेगा और अगर एक पर हमला होगा तो सब अपने ऊपर हमला मानेंगे और मिलकर मुकाबला करेंगे। अमेरिका के द्वारा दूसरा संगठन बनाया गया था सीएटो, जिसको साउथ ईस्ट एशियन ट्रेटी ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। इसकी स्थापना 1954 में हुई थी। इसका उद्देश्य है साम्यवादी की विस्तारवादी नीतियों के दक्षिणी पूर्व एशियाओं के देशों से रक्षा करना। जो साम्यवादी और विस्तार पूर्व नीतियां का जो से दक्षिणी एशियाओं पूर्वी एशियाओं को देशों की रक्षा करना है। अमेरिका द्वारा तीसरी संधि बनाई गई थी जिसको सीटो के नाम से जाना जाता है, सेंट्रल ट्रेटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना 1955 में किया गया था। इसका उद्देश्य सोवियत संघ की मध्य पूर्व से दूर रखना और सोवियत के प्रभाव को रोकना। सोवियत संघ के वर्सा संधि का उद्देश्य था, इसका उद्देश्य नाटो में शामिल देशों से मुकाबला करना था। आगे हम देखें कि हमारे दिमाग में एक ख्याल आता है कि इतने बड़े बड़े महाशक्तियों को छोटे छोटे देशों की ज़रूरत ही क्या हुआ करती थी। वो खुद ही इतनी शक्तिशाली होती थी कि वो खुद दूसरे की सामना कर सकती थी। इसके पीछे का कारण क्या था? महाशक्तियों को छोटे देशों के साथ गठबंधन। भले ही महाशक्तियों के पास महत्वपूर्ण संसाधन थी, परंतु उनको खनिज जैसे पदार्थों के लिए छोटे देशों से ही आपूर्ति हुआ करती थी। दूसरा, सैनिक ठिकाने। महाशक्तियों बहुत सी सैनिक के लिए उनको संचालन के लिए छोटे देशों से मुहैया कराया जाता था। साथ ही छोटे देशों पर नज़र रखने के लिए भी काम आते थे। और तीसरा है भू क्षेत्र। बड़ी महाशक्तियों को रखने के लिए, उनके संचालन करना बनाए रखने के लिए, छोटे देशों पर नज़र रखने के लिए भू क्षेत्र का बहुत बड़ी मात्रा में इस्तेमाल करते थे और इससे फ़ायदा आर्थिक मदद होता था। आर्थिक मदद प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष कहीं ना कहीं छोटे देश बड़े देश के ऊपर आर्थिक मदद करते थे। जब उनकी सेना छोटे देशों में रहा करती थी, उनका भरण पोषण उन्हीं छोटे देशों के द्वारा ही किया जाता था। जिस तरीके से बड़े देशों को छोटे देशों की ज़रूरत हुआ करती थी, उसी प्रकार छोटे देशों को बड़े महाशक्तियों की ज़रूरत हुआ करती थी। उनके लिए वो बड़े महाशक्तियाँ छोटे देशों को सुरक्षा का वायदा करती थी और उसके साथ साथ वहाँ की सैन्य शक्ति और जो सहायता हथियार जैसे तकनीकी देती थी। और आर्थिक मदद कहीं ना कहीं जो हमारी महाशक्ति थी वो छोटे महाशक्तियों को आर्थिक मदद करते थे और उनको कुछ प्रौद्योगिकी द्वारा मदद करते थे।
विश्व में कभी कभी ऐसा लगा कि यह शीत युद्ध तृतीय विश्व युद्ध में बदल जाएगा, परंतु ऐसा कुछ नहीं हुआ। इन सारी परिस्थितियों, इन सारी घटनाओं को देखकर लगा शीत युद्ध तृतीय विश्व युद्ध में बदल जाएगा। शीत युद्ध के दायरे कहा जाता है। अगर हम इसको एक लाइन में कैसे लिखते हैं, हम लिखते हैं इसको ऐसे। शीत युद्ध के दायरे से हमारा अभिप्राय उन स्थितियों से हैं जिनमें ऐसा लगा दोनों महाशक्तियों के बीच युद्ध हो जाएगा, परंतु युद्ध नहीं हुआ। ऐसे ही शीत युद्ध की चरम सीमा कहा गया क्यूबा मिसाइल संकट जो 1962 में हुआ था। ऐसा लगता था कि इसमें भी तृतीय विश्व युद्ध हो ही जाएगा, परंतु ऐसा नहीं हुआ। बर्लिन के नाकेबंदी 1948 में हुआ, कोरिया संकट 1950 में, कांगो 1960 में और कांगो 1960 में, वियतनाम में अमेरिका का हस्तक्षेप 1954 से 1975 में हुआ, हंगरी के सोवियत संघ के हस्तक्षेप 1956 में हुआ। ऐसा लगता था कि ये तृतीय विश्व युद्ध में बदल जाएगा, परंतु ऐसा कुछ नहीं हुआ। इसे शीत युद्ध के दायरे भी कहा जाता है। जैसे जैसे शीत युद्ध आगे बढ़ने लगा, वैसे वैसे हथियारों का जखीरा बढ़ना शुरू किया। प्रोडक्शन बढ़ता ही चला जा रहा था। एक समय ऐसा आकर पता चला कि एहसास हुआ दोनों महाशक्तियों को कि इस तरह हथियारों का प्रोडक्शन हमारे लिए एंडलेस है, तो हमारे फायदे से ज़्यादा नुकसान ही हो रहा है, क्योंकि अधिक रुपए आर्थिक पैसा खर्च हो रहा है और साथ ही साथ समय भी बर्बाद हो रहा है। और उनको आर्थिक संधि, ये परमाणु संधि बनाने का प्रयास किया। इसमें जो हथियारों का ना बनाना और हथियारों का कम उपयोग करना और हथियारों का कम प्रोडक्शन करना इसमें सम्मिलित है। परमाणु संधि, ये कुल 3 संधि हैं। परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि, परमाणु परिक्षेपण परिसीमन संधि, परमाणु अप्रसार संधि। ये सब संधि परमाणु संधि में जो बाद में जो चलकर तृतीय विश्व में आकर वो ये सब संधि बनाया गया जिससे कि प्रोडक्शन कम किया जाए। एक बार शीत युद्ध को फिर से हम एक बार इसको रिवीजन कर लेते हैं और इसमें देखते हैं कि इसमें जो मेन जो वही है जो खास है जो एक लाइन में है। जो शीत युद्ध से अभिप्राय एक ऐसी स्थिति है जिसमें दो देशों के बीच रक्त रंजित, मतलब जो लड़ाइयाँ जो नहीं होती है पर विचारधाराओं के ऊपर बहुत सारी सी बहस होती है और युद्ध न होकर केवल विचारधात्मक लड़ाई होती है। दूसरे शब्दों में दोनों महाशक्तियों हो युद्ध के अलावा अलग अलग तरीके गठबंधन बनाकर हथियार। हेलो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकॉन दबाएं ताकि हमारे वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच जाए।